हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कृष्णा कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका मेंसवाला की इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। हम आज ज्योग्राफी की आगे ही बात करने वाले हैं। कौन सा वीडियो किस तरीके से, हमारे अभी तक 6 वीडियो हो चुके हैं, आप सबने देखे होंगे। ये 7th वीडियो है हमारा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों के लिए मेंस वाला अपने प्लेटफॉर्म पर MPPSC 2024 के लिए एक कोर्स लेकर आया है। मात्र 299 में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हम बहुत सारे लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, वह आप उस चीज का एक प्रकार से इस्तेमाल करते हुए, उसका लाभ उठाते हुए हमारे साथ निरंतर जुड़ सकते हैं। मेंस वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसका सभी लोग लाभ उठाएं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश MPPSC परीक्षा प्री परीक्षा के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ये हमारी तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में भारत का भूगोल, भारत का भौतिक विभाजन हम देख रहे हैं। भारत के भौतिक विभाजन में आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए। अभी तक हमने बेटा प्रायद्वीपीय भारत के पठार और तटीय मैदानों की चर्चा कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमने घाट देखे थे, लास्ट घाट देखा है। आज हम तटीय मैदान की चर्चा करने वाले हैं। तो तटीय मैदान विशेष तौर पर हम देख रहे हैं तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की हम डिस्कशन करने वाले हैं। सभी लोग आ जाइए, एक बार लाइव क्लास में जुड़ जाएं। आ जाइए बेटा सभी लोग लाइव क्लास। तो यहाँ पर हम तटीय मैदान और द्वीप समूह की बात करने वाले हैं। तो भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत लास्ट पार्ट है। मैंने कहा था आपसे सभी लोग एक एक करके क्लास में जुड़िए। क्लास आपके लिए ये लास्ट क्लास है इसकी फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत। तो फिजिकल डिवीजन में हम कोस्टल प्लेन और द्वीप की बात करेंगे। कोस्टल प्लेन और हमारे जो आइलैंड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो एक भाग हम देख लेंगे इसमें तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन एक पार्ट है सी का, ठीक है। और दूसरा पार्ट है बेटा द्वीप समूह। द्वीप समूह यानी आइलैंड्स का भाग है। कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, ये दो भाग हम देखने वाले हैं। कोस्टल प्लेन में बेटा हम इंडिया के अंतर्गत दो कोस्टल प्लेन देखेंगे। एक कोस्टल प्लेन है हमारा पश्चिमी, जिसको कहते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिम तटीय मैदान। और दूसरा कोस्टल प्लेन है पूर्वी तटीय मैदान। ये हम देखने वाले हैं पश्चिम तटीय मैदान। ये हमारा आज हम इसको देख लेंगे और इसके बाद स्टडी करेंगे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ऐसे ही द्वीपों के अंतर्गत, आइलैंड्स के अंतर्गत हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप,
बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अरब सागर, अरब सागर के द्वीप। ठीक है, तो यहां पर हम वे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं हमारे, उन आइलैंड्स की बात करेंगे, और अरेबियन सी के अंतर्गत जो आइलैंड्स हैं उनकी बात हम करेंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पर तटीय मैदान और द्वीप समूह के अंतर्गत इतनी बात करने वाले हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स और अरेबियन सी के आइलैंड्स। तो सभी लोग इसको देखें एक एक करके। क्लास से सभी लोग जुड़ जाइए, मैसेज करिए, जो जो जुड़ चुका है क्लास में वह मैसेज करे। क्लास जिसने ज्वाइन कर ली है मैसेज करे बेटा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कोस्टल प्लेन, भारत के कोस्टल प्लेन की बात करने वाले हैं, इंडियन कोस्टल प्लेन की बात करने वाले हैं, भारत के तटीय मैदान। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम तटीय मैदान, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। इसके अंतर्गत हम दो कोस्टल प्लेन की चर्चा करने वाले हैं। अभी मैंने बताया है, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें हम, तो इसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो तट है वो है काठियावाड़ा, काठियावाड़ा तट। काठियावाड़ा तट, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आता है कोंकण तट, कोंकण तट। फिर आता है कन्नड़ तट, और इसके बाद आता है मालाबार तट। तो चार यहाँ पर तट हैं, काठियावाड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। वहीं अगर हम बात करें, ये पश्चिम तटीय मैदान में देखेंगे, वहीं पूर्व तटीय मैदान के अंतर्गत हम उत्कल तट, उत्कल तट, कलिंग तट। इसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तट, या इसी को हम कहते हैं आंध्र तट, आंध्र तट। और अंतिम देखने वाले हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट को हम तमिलनाडु तट भी कहते हैं, तमिलनाडु कोस्टल प्लेन भी कह देते हैं, तमिलनाडु तट या तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, तो काठियावाड़ा कोस्ट, काठियावाड़ा कोस्ट के बाद कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। वही अगर बात करें ईस्टर्न वाले पार्ट में कोस्टल प्लेन्स में, तो उत्कल, कलिंग, विशाखापट्टनम और कोरोमंडल। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के तटीय मैदानों को हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड हम कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि काठियावाड़ा कोस्ट की बात करें तो ये
चलिए यहाँ पर मैं आपको इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा पार्ट, इसी में देख लेते हैं कि भारत के तटीय मैदान सबसे पहले समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये तटीय मैदान निर्मित हुए हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम यहाँ देखिए बेटा, ये है हमारा पश्चिम तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान है और ये हमारा पूर्व का तटीय मैदान है। जो मैंने, ये हमारी मुख्य भूमि है जो व्हाइट मार्कर से यहाँ पर बनाई गई है, ये व्हाइट जो है वो हमारी मुख्य भूमि है। इसके बाद हम अगर हम समुद्र के पास देखेंगे, सी वाले इलाके में देखेंगे ही तो हमें कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, तटीय मैदान मिलते हैं। इस तटीय मैदान के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पर ड्रॉ किए जाएंगे। जैसे कि पहला देखेंगे इसको कहते हैं हम काठियावाड़ा तट। काठियावाड़ा तट के बाद नेक्स्ट जो तट आता है हमारा, अब मैं आपको बताऊंगा कहां से कहां तक इन तटों की हमें डिस्टेंस देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर अगर हम पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो इसका जो डिवीजन हो रहा है वो 4 भागों में होता है। काठियावाड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब कहाँ से कहाँ तक होता है
तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आता है कच्छ का रण, और कच्छ के जो तटीय मैदान है, उस कच्छ के तटीय मैदान से लेकर अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आता है दमन एवं दीव। तो दमन एवं दीव तक का जो भाग होता है वो हमारा काठियावाड़ है। फिर दमन एवं दीव से लेकर अगर यहाँ पर देखेंगे गोवा तक तो हमारा कोंकण तट है। गोवा से लेकर मंगलूर तक या मंगलोर तक जो हमारा तट है वो कन्नड़ तट है। और उसके बाद फिर मंगलोर से कन्याकुमारी तक हमारे तट का नाम है मालाबार तट। ऐसे ही पश्चिम तटीय मैदान के जैसे ही हम पूर्व तटीय मैदान को भी डिवाइड करते हैं। पूर्व तटीय मैदान का विभाजन हुगली के मुहाने से किया गया है। तो हुगली के मुहाने से चिल्का झील तक का जो भाग है, हुगली के मुहाने से लेकर चिल्का झील तक का जो भाग है, हुगली के मुहाने से लेकर ठीक है बेटा, जय महाकाल। हुगली के मुहाने से लेकर चिल्का लेक तक का भाग जो है हमारा, इसको कहते हैं बेटा हम उत्कल कोस्ट या उत्कल तट। इसके बाद चिल्का झील से लेकर बेरहमपुर तक का जो भाग है, चिल्का झील से लेकर बेरहमपुर तक का जो भाग है, इसको कहते हैं हम कलिंग तट। फिर बेरहमपुर से पुलिकट लेक तक का जो भाग है, इसे हम कहते हैं विशाखापट्टनम तट। या आंध्रा तट। और पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं हम कोरोमंडल तट। तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लीजिए सभी लोग। एक एक करके मैं इसको समझाता हूं। एक बार क्लासिफिकेशन देख लीजिए सभी लोग। भारत में दो प्रकार के तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन निर्मित हुए हैं। इसमें पश्चिम की ओर का तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान है। इस तटीय मैदान का निर्माण मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो बहुत सारी रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो इनके द्वारा जो सेडिमेंट लाए जाते हैं, इनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, यही अवसादों का डिपोजिशन कोस्टल एरियाज में किया जाता है, तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसीलिए इस डिपोजिशन के कारण, इस निक्षेपण के कारण ही हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट के साथ साथ जो कोस्टल एरियाज है वहां पर प्लेन का निर्माण हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। तो पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है? अवसादों के निक्षेपण से होता है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से होता है। किसके सेडिमेंट के डिपोजिशन से? जो नदियों द्वारा लाया जाता है। वेस्टर्न घाट की नदियां आती है और यहाँ पर डिपोजिशन करती है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे आप तो इसके अलावा इस तटीय मैदान का निर्माण सागरों द्वारा भी कोस्टल एरियाज का क्या किया जाता है? इरोजन किया जाता है, अपर्दन किया जाता है। तो सागर की लहरें आती है और हमारे तटों से टकराती है और उसका अपर्दन करती है, और उनके इरोजन करने के कारण से उनका जो मलबा होता है, सेडिमेंट्स होता है, वो भी तटीय भागों में क्या हो जाता है? जमा होता रहता है। इसलिए तटीय मैदानों का निर्माण हो जाता है।
तो पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ बेटा? सेडिमेंट के डिपोजिशन से। ये सेडिमेंट्स रिवर्स द्वारा लाए गए हैं और महासागरों की लहरों द्वारा, सी की जो वेव्स आती है उनके द्वारा निरंतर कोस्ट का एरोजन जो किया जा रहा है उसके डिपोजिशन से ये प्लेन बन गया है। ऐसे ही सेम प्लेन बना हुआ है पूर्व तटीय मैदान। पूर्व तटीय मैदान की बात करें तो पूर्व तटीय मैदान में हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, वैगई, बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पर ईस्टर्न घाट से अगर बात करें हम उसको अपरदित करते हुए उसका बहुत सारा अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं और पूर्व के मैदानी भागों में, पूर्व के कोस्टल प्लेन्स में बिछा देती हैं और यहाँ पर मैदानों का निर्माण कर देती हैं। सेम सागरीय लहरें भी यहाँ पर कोस्ट को क्या कर देती है? एरोज करती है, उसको बहुत ज्यादा अपरदित कर देती है और अपरदित करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन देखने को मिल जाता है, तो प्लेन निर्मित हो जाता है। तो पश्चिम तटीय मैदान एंड पूर्व तटीय मैदानों का निर्माण अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अवसाद नदी और महासागरीय लहरें लाती है। ठीक है, अब हम एक एक मैदान की बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पश्चिम तटीय मैदान की। पश्चिम तटीय मैदान में मुख्य तौर पर 4 भाग हैं: काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ये आप देख रहे हैं। पश्चिम तटीय मैदान का कुछ एक विशेषताओं में अगर देखें तो पश्चिम तटीय मैदान में पश्चिम तटीय मैदान की कुछ कैरेक्टर देखें अगर हम, तो पश्चिम तटीय मैदान की विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि यह तट जो है, यह तट अवसादों के निक्षेपण से मिलकर बना है। एक भाग सेडिमेंट के डिपोजिशन से बना है, दूसरा है बेटा यह तट जो है, यह तट औसतन 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? औसतन 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई अगर देखें हम, उत्तर में ज्यादा है, उत्तरी भाग में कैसी मिलती है? ज्यादा मिलती है। जबकि दक्षिणी भाग में देखें हम, दक्षिणी भाग में देखें तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी यहाँ पर तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि दक्षिणी भाग में इसको ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा मालाबार वाला भाग है वो ज्यादा चौड़ा है, तो ऐसा कर लेते हैं। उत्तरी भाग ज्यादा चौड़ा है। मध्य में अगर देखेंगे, मध्य भाग कम चौड़ाई वाला है। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है, कौन सा बेटा? दक्षिणी जो भाग है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है। अब ये ज्यादा चौड़ाई को अगर हम अंकों में देखें, ठीक है, तो इसमें आ जाता है 80 किलोमीटर के आसपास उत्तर में चौड़ाई मिलती है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दक्षिण में चौड़ाई मिलती है और 50 से 60 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई हमें मिलती है मध्य वाले भाग में। तो इस तरीके से कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या है? यह मुख्य तौर पर अवसादों के निक्षेपण से बना है। अवसाद कहाँ से कौन ला रहा है? नदियां ला रही है, सागरीय लहरें ला रही हैं। और यह तट जो है 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है, पूरा पश्चिम तट मैदान। और इस तटीय मैदान की विशेषता ये है कि इसका उत्तरी भाग लगभग 80 किलोमीटर यानी काठियावाड़ विशेष तौर पर, मध्य भाग यानी कोंकण और कन्नड़ तट 50 से 60 किलोमीटर और मालाबार तट यानी दक्षिणी भाग लगभग 70 किलोमीटर की चौड़ाई में है। अपन इसको यहीं से समझ लेते हैं।
अगर हम बात करें काठियावाड़ तट की, तो काठियावाड़ तट उत्तरी भाग है, यानी ये ज्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। फिर जब हम कहाँ आते मध्य भाग में, कोंकण और मालाबार में, तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर दक्षिणी भाग में आ जाते हैं अगर हम मालाबार वाले भाग में, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम इसकी तीसरी विशेषता, जो मुख्य विशेषता है, उसको देख लेते हैं। तीसरी मुख्य विशेषता क्या है इसकी बेटा? चौथी होना चाहिए, हाँ, चौथी मुख्य विशेषता देख लेते हैं। चौथी मुख्य विशेषता है कि इनकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लंबाई देखें तो काठियावाड़ तट की लंबाई देख लेते हैं। काठियावाड़ जो तट है, इसकी लंबाई जो है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और यह जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसका जो विस्तार है, काठियावाड़ तट का विस्तार है, वह कच्छ के तट से लेकर दमन एवं दीव तक है। कच्छ के तट से लेकर दमन एवं दीव तक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्छ के तट से लेकर, ये कच्छ का तट है, या लिख देता हूं मैं कच्छ तट। तो कच्छ के तट से लेकर दमन एवं दीव तक का भाग काठियावाड़ा है, जो कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है बेटा? 400 किलोमीटर की लंबाई में यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम कोंकण तट की बात करें, तो कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है, और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 530 किलोमीटर में फैला हुआ है। देन अगर बात करें हम कन्नड़ तट की, तो गोवा से लेकर मंगलोर तक के अगर बात करें क्षेत्र में फैला हुआ है, तो गोवा से लेकर मंगलोर तक की लंबाई में फैला हुआ है, और इसकी जो कुल लेंथ है वो 525 किलोमीटर है। और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है, जिसकी लेंथ बेटा 575 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा, नहीं सॉरी 575 नहीं, 550, इसको सुधारिए, 550 है बेटा। कितनी है? 550 किलोमीटर है, ठीक है। एक बार देख लो फिर से। काठियावाड़ तट लगभग 400 किलोमीटर है, कोंकण तट 530 किलोमीटर है, कन्नड़ तट की लंबाई 525 किलोमीटर है, और मालाबार तट की लंबाई 550 है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देख लो, काठियावाड़ तट की 400 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ कोंकण तट की लंबाई कितनी है? 530 किलोमीटर है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका विस्तार है दमन एवं दीव से लेकर कहां तक है? गोवा तक है, ठीक है, गोवा तक है। तीसरा अगर देखें कन्नड़ तट 525 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और विस्तार कहां से कहां तक है ये आपको याद रखना है। ये है गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर कहां तक है? मंगलोर तक। और चौथा है बेटा मालाबार तट, इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, ठीक है। और विस्तार कितना है इसका? विस्तार अगर देखें तो मंगलोर से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहां से कहां तक विस्तार। लंबाई अगर देखें तो काठियावाड़ तट की लंबाई 400 किलोमीटर है। विस्तार कच्छ से लेकर अगर देखें तो कहां तक आता है? तो दमन एवं दीव तक। फिर दमन एवं दीव से लेकर गोवा तक, कोंकण तक 530 किलोमीटर की लंबाई में। इसके बाद गोवा से मंगलोर तक, कन्नड़ तक 525 किलोमीटर, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक 550 किलोमीटर में मालाबार तट फैला हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ रही बात सबको? आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करते जाएं, ठीक है। सबको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यही बात हम बात कर लेते हैं। पश्चिम तटीय मैदान की लंबाई हमने देख ली है, इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर देख ली है, फिर एक एक करके मैदानों की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमने देखी है। अब सेम हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं पूर्व के साथ। पूर्व तटीय मैदान की विशेषता देख लेते हैं। अगर हम देखें पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्व तटीय मैदान के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। तो पहली विशेषता इसमें देख लेंगे। फर्स्ट विशेषता उसमें हमने क्या देखी थी, उसमें हमने विशेषता देखी थी पहली कि यह तट अवसादों से बना हुआ है। तो सेम यह तट भी कैसे बना हुआ है, यह भी अवसादों के निक्षेपण से, डिपोजिशन से, निक्षेपण से निर्मित है। अवसादों के निक्षेपण से ही निर्मित हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है, तो ये जो तट है ये पश्चिम तट की तुलना में अधिक चौड़ा है, यानी 120 किलोमीटर की इसकी औसतन चौड़ाई है। एवरेज जो चौड़ाई है वो कितनी है, 120 किलोमीटर की औसतन चौड़ाई है, ज्यादा चौड़ा है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्व तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। अगर इसकी हम लंबाई की बात कर लें, तो लेंथ जब देखते हैं तो लेंथ में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्कल तट की। उत्कल तट की जो लंबाई है बेटा, यहाँ पर आ जाइए। उत्कल तट की जब हम लंबाई की बात करते हैं, सभी लोग आ जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है, अच्छी बात है। उत्कल तट की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। उत्कल तट की लंबाई जो है 420 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा उत्कल तट की लंबाई 420 किलोमीटर है। और विस्तार कितना है बेटा, विस्तार देखें तो विस्तार है हुगली के मुहाने से लेकर कहां तक है, चिल्का झील तक है। चिल्का झील तक इसका विस्तार है, ये पता होना चाहिए। दूसरा देखें, उत्कल तट के बाद आता है कलिंग तट आता है। कलिंग तट की अगर हम लेंथ देखें तो ये लगभग 280 किलोमीटर है, कम लंबाई है इसकी। इसका विस्तार अगर हम देखें तो चिल्का झील से चिल्का लेक से लेकर कहां तक है, बेरमपुर तक है। बेरहमपुर तक इसका विस्तार मिलता है। बेरहमपुर एक जगह है। फिर इसके बाद तीसरा देखें तो आ जाता है हमारा विशाखापट्टनम तट। विशाखापट्टनम तट, इसकी लेंथ देखें अगर हम तो ये लगभग हमें इसकी जो लेंथ दिखाई देती है वो 550 किलोमीटर लगती है। कुल मिला के इसकी लेंथ कितनी है, 550 किलोमीटर है। और इसका विस्तार देखें तो बेरहमपुर से लेकर कहां तक है, पुलिकट झील तक है। पुलिकट झील तक इसका विस्तार है। ठीक है, और अंतिम इसका जो फोर्थ पार्ट है, कोरोमंडल तट की लेंथ है 675 किलोमीटर। 675 किलोमीटर। और इसका जो विस्तार है वह पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये डायग्राम में भी हम देख लेते हैं। हुगली के मुहाने से लेकर चिल्का झील तक 420 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ उत्कल तट, चिल्का से बेरमपुर तक 280 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है कलिंग तट।
विशाखापत्तनम तट 550 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और कोरोमंडल तट अगर देखें तो 675 किलोमीटर की लंबाई में, सबसे ज्यादा लंबाई इसी की है कोरोमंडल तट की। तो एक बार सब लोग देख लें। हाँ बेटा स्वाति बिल्कुल सही है। काठियावाड़ 400 है, कोंकण 530, कन्नड़ 525 और मालाबार 550। ठीक है बेटा, थैंक यू अवन यादव। सभी लोग एक बार देख लें, यहाँ पर लेंथ दी गई है और अलग अलग तट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर दिया गया है अलग अलग भागों में। ठीक है, एक बार सब लोग देख लें। 400 किलोमीटर है, ये 530 है, ये 525, ये 550, ये 420, ये 280, ये 550, ये 675। अब एक और बात बता दूं आपको, कुछ बुक्स अलग अलग लिखती हैं लेकिन अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऑन एन एवरेज सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग आप हो सकता है कि डेटा जो लंबाई का डेटा है वो अलग अलग आए, लेकिन ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो लेंथ है, ये लंबाई काठियावाड़ की कहीं कहीं लंबाई 450 किलोमीटर भी दी गई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर थोड़ा सा कच्छ वाला तट भी ऐड हो जाता है, तो 400 से 450 किलोमीटर हो सकती है, ये आप लोग याद रखें। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, 400 से 450 किलोमीटर आपको लेंथ मिल सकती है, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें ही थोड़ा सा मिलता है देखने को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो कच्छ का तट भी इसमें ऐड हो जाता है, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी की लंबाई लगभग सेम है। कुछ यहाँ पर बहरमपुर चिल्का झील वाला भी क्लासिफिकेशन कभी कभी 320 तक आ जाता है, बाकी का लगभग सेम है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है लंबाई में। तो लंबाई के पीछे नहीं भागना है आपको, क्लासिफिकेशन के पीछे भागना है पहली बार। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके तटों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा काठियावाड़ तट की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए सब। काठियावाड़ तट, ठीक है, इसमें से हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे काठियावाड़ से? तो काठियावाड़ तट से संबंधित जो हमसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो देखिएगा आप। काठियावाड़ तट से संबंधित पहला अगर प्रश्न इसमें हमसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो हमसे यही पूछा जाता है कि भाई काठियावाड़ तट की लोकेशन क्या है, तो स्थिति क्या है, काठियावाड़ तट कहाँ पर स्थित है? तो काठियावाड़ तट की लोकेशन है ये बेटा, अगर देखें तो गुजरात तट का भाग है। किसका है? गुजरात तटीय सीमा का भाग है। गुजरात की तटीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है ये गुजरात तटीय सीमा। और आपको पता होगा भारत में गुजरात की तटीय सीमा, भारत में जितने भी राज्य जो कि जलीय भाग से जुड़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा है। तो गुजरात की तटीय सीमा चूंकि सबसे ज्यादा है, काठियावाड़ तट के अंतर्गत दो भाग शामिल है। इसमें कौन कौन से भाग शामिल हैं? तो काठियावाड़ तट के अंतर्गत अगर हम देखें तो काठियावाड़ का मैदान, ठीक है, या काठियावाड़ तटीय मैदान, और इसी में कुछ भाग कच्छ का भी शामिल है, कच्छ का तट या तटीय भाग। ठीक है, तो कच्छ का तटीय मैदान और काठियावाड़ तटीय मैदान ये दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें डायग्राम में आप देखोगे तो क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पर कच्छ का यहाँ पर तटीय मैदान है, ये कच्छ वाला तटीय मैदान है पूरा। यहाँ पर देखोगे तो ये कच्छ का रण कहलाता है। तो ये कच्छ तट है, ठीक है, ये कच्छ का तटीय मैदान है। तो यहाँ पर कच्छ तटीय मैदान और ये काठियावाड़, इसके नीचे वाला भाग, ये पूरा का पूरा गुजरात तट कहलाता है। और इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? काठियावाड़ तट कह देते हैं। 400 से 450 किलोमीटर की लेंथ में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी लेंथ है, आपको सबको याद रखनी है। लंबाई कितनी है? तो 400 से 450 किलोमीटर की लेंथ है।
ये मैं इसलिए सर लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक्स लिखती है ना 450 420 अगर डेटा मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब इस तट की क्या विशेषता है? इस तट की विशेषता है कि इस तट पर काठियावाड़ तट को अगर देखेंगे आप तो इस पर बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं। कितने? बहुत सारे। यहाँ पर इस तट मैदान में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे बंदरगाह बन गए हैं, बहुत सारे पोर्ट बन गए हैं। कौन कौन से पोर्ट हैं जो हमें याद रखने हैं काठियावाड़ तट में? पहला पोर्ट यहाँ पर आता है कांडला। कौन सा आता बेटा? कांडला आता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कांडला पोर्ट या कांडला बंदरगाह का न्यू नेम क्या है, ठीक है। एक कांडला बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बंदरगाह है मुंद्रा। क्या है? मुंद्रा बंदरगाह है। मुंद्रा के बाद तीसरा जो पोर्ट है वो है भावनगर। भावनगर है। भावनगर के बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो है भड़ौच। छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। भड़ौच। भड़ौच के बाद है सूरत। कौन सा है बेटा? सूरत। और सूरत के बाद है पोरबंदर। कौन सा है? पोरबंदर, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पर बंदरगाह है, एक बार देख लो आप कौन कौन से बंदरगाह है यहाँ पर। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को क्या कहते हैं? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है ये कमेंट करके बताना है सभी को। कांडला पोर्ट, मुंडा पोर्ट, भावनगर पोर्ट, भड़ौच पोर्ट, सूरत पोर्ट और पोरबंदर पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और पोर्ट है यहाँ पर जिसको कहते हैं दहेज। क्या कहते हैं? दहेज। तो ऐसे लगभग 6-7 पोर्ट यहाँ पर हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो पोर्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है। एक तो कांडला को याद रखना है भैया, और दूसरा याद रखना है इस दहेज को, ठीक है। कांडला और दहेज को क्यों याद रखना है? क्योंकि कांडला बंदरगाह के बारे में हमसे पूछा जाता है कि भैया इसका नया नाम क्या है, तो इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कह दिया जाता है इसको। कांडला बंदरगाह की विशेषता है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला की लोकेशन देखेंगे तो ये कच्छ के तटीय भाग के पास में, वहां पर अगर आप देखोगे जो कच्छ का पोर्ट है, कच्छ का जो कोस्टल प्लेन है वहीं पर कांडला बंदरगाह है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय ऊर्जा या कह सकते हैं हम कि जो हमारी टाइडल जो वेव्स है, इन टाइडल वेव्स के माध्यम से टाइडल एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कह सकते हैं हम प्रोडक्शन की जाती है। अगर बात करें भारत में कुल ज्वारीय ऊर्जा निकालने में गुजरात और तमिलनाडु सबसे ज्यादा आगे है। ज्वारीय बंदरगाह है, यहाँ पर ज्वार भाटाओं से एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है। देन दहेज की बात करें तो दहेज एक रासायनिक बंदरगाह है। दहेज क्या है? रासायनिक बंदरगाह है। अब इसको रासायनिक बंदरगाह क्यों कहते हैं? तो रासायनिक बंदरगाह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रसायनों का, विशेष तौर पर अगर फर्टिलाइजर्स देखें, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनका आयात निर्यात किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसको एक रासायनिक बंदरगाह की श्रेणी में रखा जाता है। बंदरगाह सामान्य तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं, या कह सकते हैं एक इलाका होता है, ठीक है, जहां पर विदेशों से माल आता है और हमारे देश से माल दूसरे देशों में जाता है। तो इस तरीके से वस्तुओं का और बहुत सारी अगर बात करें हम जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, इनका आयात निर्यात यहाँ पर किया जाता है। तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वार भाटे से एनर्जी मिलती है। और दहेज एक रासायनिक बंदरगाह है, ठीक है। इसके अलावा मुंद्रा पोर्ट आपको भी पता होगा कि इसका विकास जो किया गया है वो अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है। मुंद्रा पोर्ट ये भी अगर बात करें कच्छ के तट, कच्छ का जो तट है उसी के पास में स्थित है मुंद्रा पोर्ट। ये आधुनिक पोर्ट में से एक है। भारत की आधुनिकतम पोर्ट में न्यावा शेवा मुंद्रा पोर्ट का नाम बहुत ज्यादा आता है। भावनगर पोर्ट है, भड़ौच है, सूरत है। सूरत की बात करें तो ये ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित पोर्ट है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 2 पोर्ट यहाँ पर आपको याद रखने हैं, कांडला याद रखना है, दूसरा आपको दहेज याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पोर्ट की बात कर लेते हैं, ये तो दूसरे तट की बात कर लेते हैं, ये तो काठियावाड़ा हो गया। काठियावाड़ा के बाद हमारा नेक्स्ट जो तट है
सेकंड तट है बेटा कोंकण तट। कोंकण तट की बात कर लेते हैं। कोंकण तट की लोकेशन देखें, स्थिति देखें अगर हम, तो कोंकण तट का अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र के तट पर है। महाराष्ट्र तट का भाग है ये, महाराष्ट्र तटीय मैदान का भाग है। ठीक है, महाराष्ट्र तटीय मैदान का भाग है। इसकी लेंथ मैंने आपको बताई दी है। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? इसकी लंबाई जो है वह 530 किलोमीटर है और विस्तार इसका मैंने आपको बता ही दिया है। दमन एवं दीव से लेकर कहां तक है? गोवा तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो विस्तार मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। कहां से लेकर? दमन एवं दीव से लेकर कहां तक है? गोवा तक इसका विस्तार है। 530 किलोमीटर की लेंथ में इसका विस्तार है। फिर इसके बाद इसकी क्या विशेषता है या इसमें कौन कौन से बंदरगाह आते हैं? तो कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट में मुख्य तौर पर कुछ बंदरगाह यहाँ पर हैं। कुछ पोर्ट्स है जैसे कि मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह है, और दूसरा बंदरगाह है न्यावा सेवा। न्यावा सेवा, ठीक है, जिसका नया नाम आपको बताना है। इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। दो बंदरगाह है, एक मुंबई बंदरगाह है, एक न्यावा सेवा। इन दोनों को याद रखना है। क्या विशेषताएं इनकी देख लेते हैं हम। अगर हम कोंकण तट की बात करें, डायग्राम से देखिए, कोंकण तट का विस्तार दमन एवं दीव से कहां तक है? गोवा तक है। तो दमन एवं दीव से लेकर गोवा तक ये कोंकण तट है। 530 किलोमीटर की लेंथ में है। इसमें दो प्रमुख बंदरगाह जो है वो कौन से हैं? मुंबई है और दूसरा कौन सा है? न्यावा सेवा। मुंबई की बात करें तो मुंबई एक, अगर बात करें भारत का प्रमुख बंदरगाह है या कहें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, अगर हम देखें, कहा जाता है कि यह भारत का सबसे ज्यादा बड़ा बंदरगाह है और सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह भी है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्टर्न कंट्रीज को किया जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखीय अगर बात करें देशों में, या अगर कहें हम जितने भी हमारे मध्य एशिया वाले देश हो जाए, मध्य एशिया के अलावा अगर बात करें जो हमारे पूर्वी एशिया के जो पश्चिमी एशिया के देश है, फिर उसके बाद करें पश्चिमी अमेरिकी देश है, फिर यूरोप के जो कंट्रीज है, इन सब के लिए यानी वेस्टर्न पार्ट में जितना भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो अधिकांश कहां से करते हैं? मुंबई वाले भाग से करते हैं। तो मुंबई जो है एक बहुत व्यस्ततम और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मुंबई इतना व्यस्ततम बंदरगाह है, यहाँ पर इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कि बहुत ज्यादा अगर बात करें तो जहाजों की रश हो जाता है, बहुत रश हो जाता है। पोर्ट में जगह नहीं बचती है जहाजों को खड़े करने के लिए और माल को उतारने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अब जब हम चीजों को उतार नहीं पा रहे हैं, रश ज्यादा है, तो इस रश को कम करने के लिए एक और नया बंदरगाह बनाया गया जिसको कहते हैं न्यावा सेवा। क्या कहते हैं? न्यावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। न्यावा सेवा मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को, उसके रश को कम करने के लिए ही बनाया गया है। एक नया प्रकार का बंदरगाह है जो मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोस्टल एरियाज में ही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से मुंबई बंदरगाह का ही एक भाग है, उसके रश को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो नया प्रकार का बंदरगाह जो यहाँ पर डेवलप किया गया। तो दो बंदरगाह मुख्य तौर पर है। वहीं अगर देखें इसमें एक और जो मुख्य बात है वो है कि आपने देखा होगा कि एक परियोजना चल रही है जिसको कहते हैं कोंकण रेल। क्या कहते हैं? कोंकण रेल परियोजना। ठीक है, कोंकण रेल परियोजना चल रही है। कोंकण रेल एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जो कहां से जाती है अगर बात करें तो कोंकण रेल परियोजना मुख्य तौर पर अगर देखेंगे हम मुंबई से वाया रोहा। ठीक है, ठीक है, मुंबई से अगर देखें रोहा, गोवा से लेकर मंगलोर तक जाती है। मुंबई मतलब अपन ऐसा कहेंगे कि महाराष्ट्र के रोहा से, तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यह
कोंकण रेल रोहा एक जगह है, रोहा कहाँ की है, महाराष्ट्र की एक जगह है। महाराष्ट्र के रोहा से मंगलोर तक जाती है, ऐसा लिख लो तो ज्यादा अच्छी है। महाराष्ट्र के रोहा से लेकर मंगलोर तक का जो भाग है ये कोंकण रेल परियोजना के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र के रोहा क्षेत्र से लेकर मंगलोर तक का जो डिस्टेंस यहाँ पर लगभग अगर देखेंगे तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, तो रोहा से लेकर मंगलोर तक का जो भाग है ये रेल लाइन के विस्तार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एक नई रेल लाइन का विकास किया गया जिसको कहते हैं कोंकण रेल। क्या कहते हैं बेटा, कोंकण रेल। कोंकण रेल परियोजना यहाँ पर चलाई गई और यहाँ पर महाराष्ट्र के रोहा से लेकर अगर बात करें मंगलोर तक को आपस में जोड़ा गया। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, इसके बाद कर्नाटक, साथ साथ केरल को भी इससे फायदा होता है, तो केरल भी इसमें शामिल होता है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कोंकण रेल परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। अब आप कहोगे सर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक होना चाहिए क्योंकि रोहा से मंगलोर तक जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फायदा केरला को भी मिलता है, अर्थात इसमें केरला भी शामिल है इस परियोजना में, लेकिन विस्तार मंगलोर तक है, केरला तक नहीं है, लेकिन फायदा केरला को भी मिल रहा है। इसलिए 4 राज्य इसमें शामिल हो जाते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, मंगलोर यानी कर्नाटक और नेक्स्ट है केरल। ठीक है, तो 4 राज्य इसमें शामिल हैं। परियोजना रोहा से मंगलोर तक है, 2 बंदरगाह और है। ये कोंकण तट की विशेषता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तट है हमारा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, कन्नड़ तट। तीसरा जो तट है वो है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट की अगर बात करें तो कन्नड़ तट की स्थिति कहां पर है, कन्नड़ तट की स्थिति बेसिकली कर्नाटक का तटीय भाग है। ये कर्नाटक का जो तटीय मैदान है ये इसका भाग है। फिर इसकी लंबाई हमने देख ही ली है, कितनी लेंथ है बेटा इसकी, 525 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार गोवा से मंगलोर तक है। गोवा से मंगलोर तक इसका विस्तार है। अगर इसमें हम देखें कुछ विशेषताओं की, तो इसमें कुछ बंदरगाह आते हैं, कुछ पोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला पोर्ट है बेटा मार्मा गोवा। कौन सा है बेटा, मार्मा गोवा। मार्मा गोवा पोर्ट है जो कि गोवा में स्थित है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और दूसरा है मंगलोर, मंगलोर पोर्ट है, ये कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, तो 2 यहाँ पर पोर्ट स्थित है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा गोवा से लेकर मंगलोर, तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं मार्मा गोवा, और दूसरा मंगलोर एक खुद पोर्ट है। 2 पोर्ट है यहाँ पर बड़े पोर्ट, गोवा में मार्मा गोवा और दूसरा मंगलोर 525 किलोमीटर की लंबाई में है। यहाँ अगर बात करें तो ज्यादातर हम देखते हैं मिनरल्स का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, खासकर मंगलोर और गोवा से हम देखते हैं कि मिनरल्स जाते हैं। इसके अलावा केरला के जो मसाले हैं वो भी मंगलोर बंदरगाह से वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पर अगर बात करें हम एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन बंदरगाहों का उपयोग मसाले और खनिजों के आयात निर्यात में किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट है उसको देख लेते हैं, यहीं पर लिख देता हूं। 4 नंबर का जो पोर्ट है वो है हमारा मालाबार तट, सॉरी पोर्ट नहीं बोलूंगा, कोस्ट प्लेन है वो मालाबार है। मालाबार तट, मालाबार तट यहाँ देख लेते हैं। मालाबार तट की स्थिति अगर देखेंगे तो मालाबार तट का जो भाग है इसकी लोकेशन है केरल
केरल का तटीय मैदान, केरल का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो मैंने पहले ही बता दी है, लेंथ कितनी है बेटा, ये है 550 किलोमीटर। विस्तार भी मैंने अभी इसका बता दिया है, विस्तार कितना है इसका, तो विस्तार है मंगलोर से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी तक। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक यह तट फैला हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ विशेषता महत्वपूर्ण है, जैसे कि पहले तो हम बंदरगाह की बात कर ही रहे हैं सब में, तो बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह कौन से हैं, यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं। एक तो है कोच्चि बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है बेटा, कोच्चि है, और दूसरा है अलपुझा। पहला है कोच्चि बंदरगाह, दूसरा है अलपुझा, याद रखना है। पहला है कोच्चि बंदरगाह, दूसरा है अलपुझा, है ना। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो हो गई बात बंदरगाहों की, कोच्चि और अलपुझा। फिर यहाँ पर बेटा कुछ अगर बात करें, कुछ झीलें हैं जिनको हम कहते हैं लेगून झील। क्या कहते हैं बेटा, लेगून झील। लेगून झील कहते हैं, एक प्रकार की झीलें हैं जो लेगून झील हैं। इनको केरल में एक विशेष नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कयाल कहा जाता है। ये बिल्कुल याद रखना है, पूछ लिया गया है एमपीपीएससी में। क्या पूछ लिया गया है, केरल में स्थित मालाबार तट पर स्थित कयाल झीलों, केरल के मालाबार तट में स्थित लेगून झीलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कयाल कहते हैं, याद रखना। केरल में स्थित लेगून झील है, वो एक प्रकार के लेगून से मिलकर बनी है, कयाल कहते हैं इनको, कयाल झीलें हैं इसका नाम। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना पार्ट नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ झीलें हैं, वो कौन सी हैं, लेगून झीलें हैं। लेगून झील है जिन्हें हम केरल में लोकली भाषा में क्या कहते हैं, केरल में कहते हैं कयाल। क्या कहते हैं बेटा, कयाल कहते हैं, याद रखना है। इनको कहते हैं हम कयाल, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए सभी लोग। केरल में इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है इसको समझिएगा जरा। केरल में स्थित लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। अब लेगून क्या होता है ये समझिए, और ये कयाल क्या है, किस तरीके से ये निर्मित होते हैं, तो इसमें यहाँ पर समझिएगा। अगर आप देखोगे तो मालाबार तट की स्थिति अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये तट फैला हुआ है। मालाबार तट को अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से भारत में ये तट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर छोटी छोटी सी लेक्स बन गई हैं। क्या बन गई है, छोटी छोटी आपको झीलें नजर आएंगी। यहाँ देखो आप, ये छोटी छोटी सी झीलें हैं, ये यहाँ पर ये झील है। इन झीलों का एक झील है यहाँ पर, इसका नाम है अष्टमुदी। ऊपर है बेम्बानाड और यहाँ पर है अष्टमुदी, अष्टमुड़ी, ठीक है। 2 झीलें हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एक है बेम्बानाड और दूसरी है अष्टमुदी। 2 झीलें हैं, ये दोनों झीलें ही लेगून झीलें हैं। क्या है बेटा, ये लेगून झीलें हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर लेगून क्या होता है, ठीक है। तो लेगून क्या होता है इसको समझिएगा। लेगून जो होता है बेटा, जैसे मान के चलो ये कोस्टल प्लेन था या तटवर्ती मैदान है, ठीक है। यहाँ से महासागर की लहरें बार बार आती हैं और इस कोस्ट से टकराती हैं। क्या होती हैं, इस कोस्ट से टकराती हैं। तो जब इस कोस्ट से टकराएंगी तो क्या करेंगी, मैंने बताया ना, अपरदन करेंगी।
अब हो सकता है कि इस कोस्ट में कहीं पर आपको कठोर चट्टानें मिल जाएं, तो कहीं पर आपको क्या मिल जाए बेटा, मुलायम चट्टान मिल जाए। कहां पर, कहीं पर आपको कठोर चट्टान मिल जाए तो कहीं पर आपको मुलायम चट्टान मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो कठोर चट्टाने हैं और यहाँ पर आपको मान के चलो मुलायम चट्टाने हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट और हार्ड अगर रॉक्स हैं तो आप खुद बताइए कि ज्यादा इरोजन किसका होगा, ज्यादा इरोजन होगा जो सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, मुलायम चट्टाने हैं। तो मुलायम चट्टानों को सागर की लहरें क्या कर देंगी बेटा, काट देती है। तो काटने के कारण जो कोस्ट होता है वो कोस्ट क्या हो जाएगा बेटा, कोस्ट कुछ इस तरीके से अपरदित हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब इसी कोस्ट वाले भागों में जो कट गया है उसी में अंदर की ओर हम देखेंगे तट का क्या हो जाएगा, अंदर की ओर तट थोड़ा सा धंस जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक खाली जगह बन जाएगी, इस तरीके से खाली जगह बन जाएगी। अब होता ये है कि ये जो मुलायम चट्टानों को सागरीय लहरों ने काटा है उसके जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, वे इसकी बाउंड्री पर, वे इसके मुहाने पर या इसके मुख पर इस तरीके से जमा हो जाते हैं। इस तरीके से इसके मुख में एक प्रकार की क्या बना लेते हैं, एक बाउंड्री सी बना लेते हैं या एक प्रकार का बांध बना लेते हैं, जिनको अपन कहते हैं बैरियर। क्या कहते हैं बेटा, बैरियर कहते हैं। तो इस तरीके के बैरियर बन जाते हैं। अब इन बैरियर के बन जाने से क्या हो जाता है, इसके बीच वाला जो जल है वो यहाँ पर रुक जाता है। यानी लेगून, यानी जो तट वाला भाग जो कट गया है इसके बीच में जो सागर वाला भाग है ये इस तरीके से जमा हो जाता है, जल का भाग। तो सागरीय लहरों ने मुलायम चट्टानों को काटा, तट इस तरीके से कट गया। तट का जो मलबा था वो उसके मुख वाले भाग में, माउथ वाले भाग में एक प्रकार से ऐसे क्या बना लिया उसने, बांध बना लिया। अब इसी बांध को अपन बेटा कहते हैं रोधिका। क्या कहते हैं, रोधिका। रोधिका को इंग्लिश में वार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्स या रोधिका, ठीक है। तो ये वार्स या बैरियर भी कहते हैं इनको, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ आपने याद मतलब सुना होगा। तो वार्स या रोधिका बन जाते हैं। तो ये रोधिका एक प्रकार के बांध होते हैं जो उस कटे हुए भाग के जल को बाहर नहीं जाने देती, यानी वहां पर जल क्या हो जाता, भर जाता है। और ऐसे जल भराव वाले क्षेत्र को ही बेटा हम कहते हैं लेगून। क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है, चिल्का झील सबसे बड़ा लेगून है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर पानी कहाँ चला गया है, पानी पहले तट से टकरा रहा था, लेकिन जैसे तट कटा तो पानी चला गया अंदर की ओर। तो पानी जब अंदर की ओर चला गया तो थोड़ा पीछे हट गया पानी। कहाँ हट गया बेटा, पीछे हट गया। तो इसीलिए ऐसे लेगून को हम पश्च जल क्षेत्र कहते हैं। याद रखना, पश्च जल क्षेत्र कहते हैं, एक शब्द याद रखना। चूंकि पीछे पानी हट गया है, तट से पीछे हट गया है, इसलिए इसको पश्च जल क्षेत्र या बैक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक वाटर कहते हैं। बैक वाटर या पश्च जल क्षेत्र, ऐसे पश्च जल क्षेत्र को ही कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरल में लोकल लैंग्वेज में कयाल कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा, केरल में कोस्टल प्लेन्स जो है मालाबार, उसमें कई लेगून बन गए हैं। ऐसे लेगून में जल पीछे की ओर खिसक गया है, ऐसे जल को हम बैक वाटर कहते हैं। ऐसे पश्च जल के जो क्षेत्र हैं, पश्च जल या बैक वाटर के जो एरियाज है, उन्हीं को केरल की लोकल लैंग्वेज में या केरल में हम कयाल के नाम से जानते हैं। तो अब आपको चीज समझ में आई होगी कि कयाल क्या होता है। यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में, तो आप यहाँ पर अपने मैप में भी देख सकते हैं, अपने एटलस में भी देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कयाल झीलों का निर्माण हो गया है, जिनको हम वेम्बनाड और अष्टमुदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कयाल झीलें दिखाई दे रही हैं, आप अपने एटलस में अच्छे से देख सकते हैं। वेम्बनाड और अष्टमुदी एक बैक वाटर क्या है से निर्मित लगून है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तट की प्रमुख विशेषता, एक तो ये कयाल है और दूसरा दो बंदरगाह है, कोच्चि और अल्पुझा, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद ये तो हमारा पश्चिम तटीय मैदान हो जाता है। अब हम पूर्व तटीय मैदान की भी बात कर लेते हैं। तो पूर्व तटीय मैदान की बात करेंगे। पूर्व तटीय मैदान में पहला जो मैदान है, पूर्व तटीय मैदान में
पूर्व तटीय मैदान में पहला है हमारा उत्कल तट। उत्कल तट की अगर हम स्थिति देखें तो उत्कल तट कहां पर है? तो उत्कल तट की स्थिति है बेटा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तटीय मैदान, तटीय मैदान वाला इलाका है उत्कल तट। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो मैंने अभी बताई थी इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 400 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है इसकी। और वहीं अगर देखें 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और वहीं अगर इसका विस्तार देखेंगे तो आप देखिएगा हुगली नदी देखेंगे तो हुगली नदी एक मुहाना बनाती है अपना, अगर देखोगे आप तो वहीं पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। हुगली दो रूपों में बढ़ती है, एक जो गंगा नदी का भाग है वो हुगली बनता है और एक भाग जो बांग्लादेश में जाता है उसको भागीरथी कहते हैं। ठीक है, मतलब पद्मा से लेकर फिर वो अंतिम रूप से मेघना के रूप में चली जाती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो हुगली नदी है, हुगली नदी को अगर देखोगे आप, हुगली नदी के मुहाने से, हुगली नदी के मुहाने से कहां तक है इसका विस्तार? बेरमपुर तक है। कहां तक है बेटा विस्तार? बेरमपुर तक है। बेरमपुर तक इसका विस्तार मिलता है हमें, इसको देखना है। स्थिति पश्चिम बंगाल में तटीय मैदान, लंबाई 420 किलोमीटर है, विस्तार आपको बता ही दिया था मैंने। अब यहाँ पर कुछ बंदरगाह हैं। कौन कौन से बंदरगाह हैं? अगर आप देखोगे तो पहला यहाँ पर बंदरगाह आता है कोलकाता हल्दिया, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ये बंदरगाह प्रमुख है यहाँ पर। कोलकाता बंदरगाह अगर बात करें प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। और इसका ही अगर आप देखोगे तो यही अगर देखेंगे तो ये हुगली के मुहाने पर ही थोड़ा सा अंदर की ओर स्थित है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। और दूसरा बंदरगाह है हुगली बंदरगाह। कौन सा है बेटा? हुगली बंदरगाह है। तो यहाँ पर दो बंदरगाह हैं, एक है कोलकाता हल्दिया, दूसरा है हुगली। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहीं पर कुछ द्वीप नजर आते हैं, कुछ हमें द्वीप नजर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा गंगा सागर द्वीप, क्या देखा होगा? गंगा सागर द्वीप इसी के पास में है, इसी कोस्टल प्लेन से लगे हुए हैं गंगा सागर द्वीप। ठीक है, और एक और द्वीप है जिसको कहते हैं अपन न्यू मूरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप। अभी द्वीप समूह में भी अपन को पढ़ना है। तो गंगा सागर द्वीप और न्यू मोरे द्वीप दो द्वीप हैं जो कि हमारे इसी तट के पास स्थित हैं, इसी उत्कल तट के अंतर्गत आते हैं। गंगा सागर द्वीप और न्यू मोरे द्वीप, ये याद रखना है। दो बंदरगाह है, कोलकाता हल्दिया और दूसरा हुगली बंदरगाह है। ये इस प्लेन की विशेषताएं हैं, इस प्लेन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हुगली से लेकर, हाँ ये सही है बेटा, हुगली से लेकर कहां तक है? चिल्का झील तक था, चिल्का झील तक था, माफ कीजिएगा इसको सुधार लीजिएगा। हुगली से लेकर चिल्का झील तक। तटों के किनारे एकत्रित समुद्री जल से बनी झील लैगून झील कहलाती है। देखो बेटा, एकत्रित जल नहीं होता है, तटों से एकत्रित नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कि तट को काट कर जो जल थोड़ा सा आगे की ओर चला गया है, तट कट गया तो वहां पर गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में जल भर गया, लेकिन जल बाहर नहीं जाना चाहिए। उस जल को रोकने के लिए कोई वार्स या रोधिका या बांध जैसी संरचना होनी चाहिए, तब तो वहां पर जल भरा रहेगा ना। और जब वो भरा हुआ जल रहेगा तो वो तभी तो झील बनेगी। अब झील का एक भाग खुला हुआ है तो वो झील थोड़ी कहलाएगी। झील कब कहलाएगी? जब उसका पूरा भाग बंद हो, चारों ओर से जल, अगर बात करें पूर्ण रूप से स्थल से घिरा हो या कुछ लैंड वाले भाग से घिरा हो, तभी तो उसको झील कह पाएंगे। तो हम लैगून झील कहते हैं। और लैगून बना कैसे? अपर्दन से बना हुआ, सागर की लहरों से। ठीक है, बैक वाटर और लगून सेम हुए ना सर? देखो बेटा, बैक वाटर और लगून एक प्रकार से कह सकते हो हम कि सेम ही हुए, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि
जो जैसे चिल्का झील देखोगे आप, चिल्का झील देखोगे तो चिल्का झील एक अगर बात करें ज्यादा अपरदित भाग है, बैरियर वहां भी दिखाई देते हैं, लेकिन इतना बैक वाटर जैसे अपन कह रहे हैं तो बैक वाटर का मतलब है थोड़ा सा भाग आगे का खुला होना चाहिए। देखिए लेगून और बैक वाटर में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। ये अगर तट है और यहाँ पर इस तरीके से भाग खुला हुआ है, ये भाग है इस तरीके से खुला हुआ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे बार्स हैं, लेकिन पानी का आना जाना चलता रहता है, पानी का आना जाना इस तरीके से चलता रहता है, तो उसको कहते हैं हम बैक वाटर। क्या कहते हैं? बैक वाटर। पानी आता जाता है, रोधिका कमजोर है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई इस तरीके का कि तट कट गया है कि पूरी तरीके से रोधिका यहाँ पर एकत्रित हो गई है और पानी का आना जाना लगभग खत्म हो गया है, पानी का आना जाना समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर फिर जल भर जाएगा। इसी को अपन लेगून कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेगून कहते हैं। अब समझ में आया क्या लेगून और बैक वाटर में? बैक वाटर में पानी आता जाता है, रोधिका कमजोर है, लेकिन है तो रोधिका तो बनी हुई है। और अगर हम लेगून की बात करें तो लेगून की बाउंड्री जो होती है, बार्स जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, वहां पर सागर का जल उनको पार करके झील में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर झील का पानी अवरुद्ध हो जाएगा, बाहर सागर में नहीं जा पाएगा, ना सागर का पानी झील में आ पाएगा। तो ये बात लेगून के लिए फिट बैठती है, इसको हम लेगून कहते हैं। तो लेगून का पानी बाहर नहीं जा पाता है, जबकि बैक वाटर का पानी आता जाता रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, क्लियर होना चाहिए। लेकिन दोनों ही लेगून ही है, एक प्रकार के लेगून है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, इसलिए इसको बैक वाटर कह देते हैं, पीछे आता है पानी। ठीक है, अपन ने क्या देख लिया? उत्कल तट देख लिया है। उत्कल तट के बाद हम बात कर लेते हैं कलिंग तट की। दूसरा हमारा तट है कलिंग तट। कलिंग तट का आप लोकेशन देखें, स्थिति देखें। कलिंग तट की लोकेशन देखिएगा, स्थिति। तो ये बेटा उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का तटीय मैदान ही कलिंग तट कहलाता है। उड़ीसा का तटीय मैदान। अगर हम इसकी लंबाई देखें, लेंथ देखें, तो मैंने अभी बताई है कितनी है बेटा? 280 किलोमीटर है। फिर इसका विस्तार मैंने भी बताया है। विस्तार कितना है? तो विस्तार है चिल्का झील से लेकर बहरमपुर तक विस्तार है इसका। बहरमपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो चिल्का झील से लेकर बहरमपुर तक इसका विस्तार है। यहाँ पर कुछ पोर्ट महत्वपूर्ण है, कुछ बंदरगाह महत्वपूर्ण है। कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो एक है यहाँ पर पारादीप। कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण है? पारादीप बंदरगाह महत्वपूर्ण है, उड़ीसा में स्थित है। ये बंदरगाह यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लेगून झीलों में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? आपको सबको पता होना चाहिए। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। तो लेगून झील कौन सी? यहाँ पर चिल्का झील है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है। क्या बेटा? सबसे बड़ी तटीय झील है। कैसे पानी की? खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है, या सबसे बड़ी लगून झील भी कहते हैं। यह अगर बात करें हम तो हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी शामिल है चिल्का क्षेत्र। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है चिल्का झील बायोस्फीयर रिजर्व में। और एक खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। याद रखना, सबसे बड़ी तटीय झील है, जो कि किस पानी की है? खारे पानी की है, चिल्का झील है। और आंतरिक झील का नाम आता है तो सांभर झील आ जाती है। तो तटीय झील में खारे पानी की यानी सैलिन वाटर की सबसे बड़ी अगर कोई पूछे कि लेक कौन सी है तो आप चिल्का को बताना। और अगर हम इंटरनल पार्ट में देखें, आंतरिक भाग में देखें, तो सांभर आता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के मैदानी भाग में सांभर लेक है, जो कि
भारत की सबसे बड़ी आंतरिक यानी इंटरनल एक प्रकार से लैंड लॉक्ड है, उससे घिरी हुई अगर बात करें झील है तो वो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक झील हो जाती है सांबर, जबकि तटीय झील कौन सी हो जाएगी, चिल्का हो जाती है। वहीं पर यहाँ पर एक द्वीप भी स्थित है। कौन सा द्वीप है, इसको कहते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप स्थित है, ठीक है, व्हीलर द्वीप है। और व्हीलर द्वीप का नया नाम सबको बताना है, क्या है इसका नाम, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप सबको बताना है, क्या नाम है इसका, अब्दुल कलाम द्वीप नया नाम है। अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं व्हीलर द्वीप। यहाँ पर परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, इसरो द्वारा इसमें यहाँ पर DRDO अपनी मिसाइल्स का परीक्षण यहाँ पर करता है। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा के कलिंग तट का ही भाग है या इससे ही लगे हुए एक द्वीप है, तो सबको याद रखना है। ये हमारा कलिंग तट हो जाता है। कलिंग तट के बाद तीसरा जो तट है वो है हमारा अगर बात करें विशाखापट्टनम तट। विशाखापट्टनम तट, विशाखापट्टनम तट की लोकेशन देखिए, स्थिति देखिए। तो विशाखापट्टनम तट कहाँ पर है, तो ये आंध्र तट कहलाता है, यानी आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान कहलाएगा ये। यहाँ पर इसकी लोकेशन है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है 550 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है बेरहमपुर से लेकर कहाँ तक है, पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील तक विस्तार है। अगर देखें कि बंदरगाह कौन कौन से हैं यहाँ पर बंदरगाह, तो कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह आते हैं इसमें, जैसे कि याद रखना है आपको, पहला बंदरगाह खुद है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का डीपेस्ट या भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, डीपेस्ट अगर बात करें पोर्ट है, गहरा बंदरगाह है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है। फिर मछलीपट्टनम, इसको मसूलीपट्टनम भी कहते थे, मछलीपट्टनम एक बंदरगाह है। तीसरा है कृष्णपट्टनम या कृष्णापट्टनम एक ही बात है। और मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम, विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है। इसके बाद एक और बंदरगाह है काकीनाडा। कौन सा बंदरगाह है, काकीनाडा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप सब लोग देखें, ठीक है, सभी लोग देखें कौन कौन से बंदरगाह हैं, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम और काकीनाडा, 4 बंदरगाह हैं, सभी लोग देख लीजिए। काकीनाडा, बिल्कुल पवन, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम और काकीनाडा। अब हमें कौन से बंदरगाह याद रखने हैं, हमें बंदरगाह याद रखना है, जो बड़ी बंदरगाह यहाँ पर है वो है कौन सा, विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह याद रखना है हमें, विशाखापट्टनम याद रखना है। प्रमुख बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। और अगर देखेंगे तो यहाँ इस बंदरगाह से हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और जापान विशेष तौर पर हम देखते हैं कि लोहा, मिनरल्स और मसालों का क्या किया जाता है और अन्य वस्तुओं का निर्यात यहाँ से किया जाता है। विशाखापट्टनम प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ हमें
डेल्टा दिखाई देते हैं। कौन सा डेल्टा दिखाई देता है यहाँ पर? तो यहाँ पर दो नदियां डेल्टा बनाती हैं। एक बनाती है गोदावरी, गोदावरी बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है डेल्टा, और दूसरा बनाती है कृष्णा नदी। तो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा दिखाई देते हैं। और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के अगर बात करें बीचों बीच अगर देखें, कृष्णा और गोदावरी यहाँ पर डेल्टा बनाती है, ठीक है। और कृष्णा और गोदावरी के बीचों बीच एक झील है जिसको कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक झील है जिसको कहते हैं, बीच में एक झील है जिसको कहते हैं कोलेरू। क्या कहते हैं बेटा? कोलेरू झील। कोलेरू झील स्थित है, ठीक है। कोलेरू कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित एक झील है, कोलेरू झील है। वहीं अगर कोलेरू एक डेल्टा निर्मित झील है, कोलेरू याद रखना आप, डेल्टा से निर्मित झील है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील है। वहीं पर एक झील यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट। पुलिकट भी एक क्या है बेटा? लैगून झील है। क्या है? एक लैगून झील है, ठीक है। पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। और इसी पुलिकट झील के पास में श्रीहरिकोटा, कौन सा बेटा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जहां पर इसरो का अगर बात करें सेंटर स्थित है। और इसरो का अगर बात करें यहाँ पर केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर यहाँ पर स्थित है। पुलिकट यहाँ पर एक लैगून झील है, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा के बीचों बीच एक झील है जिसको कहते हैं कोलेरू झील, जो कि एक डेल्टा निर्मित झील है। याद रखिएगा आप। डेल्टा क्या होते हैं? तो नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं और मुहानों पर जब अवसाद छोड़ दिए जाते हैं तो यही सेडिमेंट बहुत ज्यादा जब एकत्रित हो जाएंगे तो धीरे धीरे टापू जैसा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? टापू की जैसी संरचना बन जाती है। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी नदियों का जो जल है फिर सागर में विभिन्न प्रकार की जल वितरिकाओं में, या अगर कहेंगे हम रिवर्स की छोटी छोटी जो नलियां होती हैं, नालियां होती हैं, उनमें ये बढ़ जाता है। तो जल वितरिकाओं या छोटी छोटी नालियों के फॉर्म में बीचों बीच से क्या हो जाता है? पानी चला जाता है। कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे भारत के सुंदरबन डेल्टा वाला भाग देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये नजर आता है, ठीक है। इस तरीके से ये डेल्टा वाला भाग हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ये डेल्टा बनते हैं और बीच बीच में जो जल की जो छोटी छोटी सी नालियां बन जाती हैं वो ये जल की नालियां हैं बेटा। ठीक है। तो डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं और इन अवसादों के द्वारा ही क्या हो जाते हैं? इस तरीके के डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये जो डेल्टा नुमा आकृति आप देख रहे हो, ये नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बनता है। नदियों की अगर बात करें हम डेस्टिनेशन या मुहाने पर बनता है। नदियां बहुत सारे अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट लाती हैं, मुहाने पर एकत्रित कर देती हैं और फिर जब इनका पानी ये मुहाने पर जब बहुत ज्यादा सेडिमेंट हो जाएगा तो इनका पानी फिर सागर में सीधे नहीं जा पाएगा, छोटी छोटी नलियों के माध्यम से, छोटी छोटी जल वितरिकाओं के माध्यम से जाता है। इन जल वितरिकाओं को अगर देखोगे तो बीच में इस तरीके की जल वितरिकाएं दिखती हैं और ये अगर हमें बात करें मुख्य जो भाग आपको दिख रहे हैं ये डेल्टा के फॉर्म में दिखते हैं। तो ये डेल्टा क्या है? अवसादों से निर्मित भाग है, डेल्टाई भाग, ठीक है। हमें कहाँ दिखाई देते हैं? तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल